खौफनाक सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई मौत की आहट। एक ऐसा खेल जहां छुपने की जगह तो है पर बचने का कोई रास्ता नहीं। स्क्रीन पर नंबर्स चमक रहे थे। 100 खिलाड़ियों में से 98 लाशों में बदल चुके थे। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। बचपन में जो लोरी सुकून देती थी, आज वही रूह कपा देने वाला शोर बन गई थी। ढूंढो ढूंढो, अपने दोस्त को ढूंढो, वो आ रहा है। मेरी धड़कनें मेरे कान के पास हथौड़े की तरह बज रही थी। भागो, आवाज मत करना, वो यही है, वो तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है। दिमाग में चीखें गूंज रही थीं। अगर बच नहीं पाए तो आखिरी रास्ता बस एक ही था, सब कुछ दांव पर लगाकर उससे भिड़ जाना। आज इस दुनिया का यही कड़वा सच है। 10 साल पहले जब ये हॉरर गेम्स इस दुनिया में आए, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये तबाही का मंजर लाएंगे। लोग अचानक गायब कर दिए जाते, उन्हें खतरनाक गेम्स में डाल दिया जाता। इनाम तो बहुत बड़ा होता है, पर उसे पाने के लिए जिंदा रहने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। 90% लोग तो पहले नौसिखिया लेवल पर ही दम तोड़ देते हैं, और ऑक्टोपस गेम जैसा लेवल, वो तो साक्षात नरक है। मेरा नाम लिन चेन है। जब मैं इस दुनिया में आया था, तब मैं सिर्फ 10 साल का एक बच्चा था। उस वक्त मेरे दिमाग में एक सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें कभी भी इस खौफनाक खेल के लिए चुना जा सकता है। मैंने तैयारी की। 1 साल बीता, 3 साल बीते, और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैंने चिढ़कर अपने सिस्टम से पूछा, आखिर कब मेरा नंबर आएगा? तुमने कहा था कि खेल शुरू होने वाला है, पर यहाँ तो साला 10 साल निकल गए। सिस्टम ने अपनी वही घिसी पिटी दलील दी। कहने लगा कि शायद मेरी तैयारी अभी कम है, पर मुझे अब और इंतजार नहीं करना था। मुझे वो इनाम चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, ताकि मैं अपने लिए एक आलीशान बंगला खरीद सकूं और अपनी जिंदगी सुकून से जी सकूं। मैंने सिस्टम को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, अभी के अभी इस गेम को हैक करो और मेरा नाम लिस्ट में डालो। मुझे इस खेल का हिस्सा बनना है। अगर तुमने मुझे अभी इस गेम में नहीं भेजा तो याद रखना, मैं तुम्हें किसी और सिस्टम से बदल दूंगा। सिस्टम को दी गई मेरी धमकी काम कर गई। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, अगर तुम खुद अपनी मर्जी से और जबरदस्ती इस खेल में घुसते हो तो मैं तुम्हें मिलने वाले इनाम को 100 गुना बढ़ा दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर खेल तुम्हें नहीं चुनता तो तुम्हें खुद अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता बनाना होगा। मुझे और क्या चाहिए था, मैंने बिना सोचे कह दिया, बस इतना ही। तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तभी अचानक आसमान का रंग बदला और एक ठंडी मशीनी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, नया हॉरर गेम शुरू हो रहा है। खिलाड़ी लियू जी को इस खेल के लिए चुना जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो, अगर इस खेल में फंस गए तो मौत पक्की है। हर कोई उस रोशनी से दूर भाग रहा था जो लियू जी नाम की उस लड़की को अपने अंदर खींचने वाली थी। वो लड़की वहीं सड़क पर जमी हुई थी। खौफ के मारे उसके पैर पत्थर बन चुके थे। लेकिन मैं भीड़ को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो अंदर से कांप रही है। उसकी आंखों में बेबसी थी। मैं उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया और शांत आवाज में बोला, सुनो, मुझे पता है तुम डर रही हो, अपना ये मौका मुझे बेच दो। मैं तुम्हारी जगह इस नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। आसपास के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये आदमी पागल है क्या? मौत को खुद दावत दे रहा है। अगर ये पोर्टल में घुसा तो दोनों मारे जाएंगे। तभी सिस्टम की चेतावनी गूंजी, चेतावनी, कोई बाहरी खिलाड़ी जबरदस्ती जगह छीनने की कोशिश कर रहा है। गेम का पोर्टल बंद होने वाला है, सभी खिलाड़ी तुरंत यहाँ से हट जाएं। लियू जी ने हकबकाकर मेरी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा सकता है, पर मेरे पास बहस का वक्त नहीं था। पोर्टल की रोशनी तेज हो रही थी। मैंने उसे पीछे धकेला और उस चमकते हुए पोर्टल की तरफ झपट्टा मारा। पीछे खड़ा एक आदमी हैरान होकर बड़बड़ा रहा था, लगता है इस लड़के ने दोपहर के खाने में कोई जहरीली चीज खा ली है। ये पक्का मतिभ्रम का शिकार है, वरना कोई अपनी मर्जी से मौत के मुंह में क्यों जाएगा। अगले ही पल दुनिया मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गई। मेरे कान फटने लगे और एक भारी आवाज गूंजी, वेलकम, तुम हॉरर गेम डिपार्टमेंट में कदम रख चुके हो। हाँ, मैं आ गया था। लोग इसे मौत का खेल कहते हैं, जहाँ बचने की उम्मीद 1% से भी कम होती है, पर मेरे लिए ये मेरे सपनों का आगाज था। खौफनाक सन्नाटा और हर तरफ फैली हुई वो अजीब सी गंध मुझे बता रही थी कि खेल अब सच में शुरू हो चुका है। आखिरकार मैं अंदर आ ही गया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी पागलपन भरी मुस्कान थी। मुझे इस तरह खुश होते देख आसपास खड़े लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई साइको हूँ। एक आदमी खौफ के मारे फुसफुसाया, ये कौन है बे, कोई पागल है क्या? दूसरे ने मुझे देखकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद चलकर मौत के मुंह में आ गया। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए सिस्टम की ठंडी मशीनी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, गेम लेवल, ऑक्टोपस गेम, पहला राउंड, वुडन मैन। यह नाम सुनते ही पूरी भीड़ में दहशत फैल गई। मेरे बगल में खड़ा एक आदमी बुरी तरह कांपने लगा।
उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, खेल खत्म। ऑक्टोपस गेम क्यों? इस गेम में बचने का चांस ना के बराबर है। इसमें 100% लोग मारे जाते हैं। यह सुनते ही एक और लड़की रोने लगी। क्या 100% मौत? मतलब हम सब यहाँ मरने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं मरना। अचानक जमीन में एक तेज कंपन हुआ। फर्श का एक बड़ा हिस्सा खुला और जमीन के अंदर से एक विशाल डरावना पुतला धीरे धीरे बाहर आने लगा। किसी की घबराई हुई आवाज आई, ये क्या बला है? क्या ये इस गेम का बॉस है? उस विशाल पुतले की खुरदरी मशीनी आवाज गूंजी, 1 2 3। वुडन मैन। कोई बोलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। जब मैं फिनिश लाइन तक पहुंचूंगी तब गेम खत्म होगा। चारों तरफ कन्फ्यूजन था। बस इतना ही। एक लड़के ने डरते हुए पूछा, अगर हम हिले या बोले तो क्या होगा? अगर हम रूल्स मानेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा ना? क्या हम सच में जिंदा उस पार पहुंच पाएंगे? मैंने मन ही मन सोचा, वुडन मैन, ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जो हम बचपन में रेड लाइट ग्रीन लाइट खेला करते थे। इसमें इतना मुश्किल क्या है? शायद मेरी ये बात किसी ने सुन ली थी। तभी मेरे पीछे से एक भारी और तजुर्बेकार आवाज आई, आजकल के लड़कों को लगता है कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, बेटा, जो लोग बिना रूल्स समझे यहाँ हीरो बनते हैं ना, सबसे पहले उन्हीं की लाशें गिरती हैं। और अगले ही पल उसकी बात सच साबित हो गई। गेम शुरू हो चुका था। तभी एक लड़के से अपनी जगह पर खड़े रहने का प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हिल गया। नहीं, मुझे नहीं मरना, वो चिल्लाया। अगले ही सेकंड धड़ा, कोई आवाज नहीं, कोई हथियार नहीं, बस वो लड़का सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। भीड़ में चीखें मच गई। वो सच में मारा गया। क्या हम सब भी ऐसे ही बेमौत मारे जाएंगे? उसी तजुर्बेकार आदमी ने चीखकर सबको शांत किया, चुप रहो। जब वो पुतला गिनती गा रहा हो सिर्फ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 3 बोले तो अपनी सांस भी रोक लेना। ना कोई हिलेगा, ना कोई बोलेगा। तुम बेवकूफों को तभी आगे भागना है जब वो अपना चेहरा पीछे घुमा लेगी। जो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा, उसके लिए ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। अगर जिंदा रहना है तो बिल्कुल मत हिलना और मेरी बात मानना। सबने खौफ के मारे हामी भरी। पुतला घूमा, उसकी भयानक आवाज में गिनती शुरू हुई। उसी पल वो आदमी चिल्लाया, यही मौका है, भागो। हम पागलों की तरह आगे भाग रहे थे, लेकिन अचानक पुतले की वो खौफनाक आवाज बंद हो गई। रुको, वहीं रुक जाओ, किसी ने चीखकर कहा। मैंने अपने कदम रोके। जैसे ही पुतला पलटा, मुझे महसूस हुआ कि उसकी भयानक लाल आंखें सीधा मुझे ही घूर रही थीं। आसपास खड़े लोग डर के मारे अपनी सांसें रोक चुके थे, पर मेरे अंदर खौफ नहीं, एक अलग ही आग सुलग रही थी। नियम, भाड़ में गए नियम। मुझे घूर रही है। मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। मौत को बुलावा दे रही है। मैं अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि मैंने सीधा उस विशाल बॉस पर ही हमला कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो डरावना पुतला हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैंने अपनी तलवार के एक ही झटके में उसे बुरी तरह चीर कर रख दिया था। पीछे खड़े खिलाड़ियों की तो सांस ही अटक गई। ये नामुमकिन है, एक लड़का हकलाते हुए बोला। क्या कोई प्लेयर गेम के एनपीसी को ऐसे काट कर मार सकता है? मैं अपनी तलवार झटकते हुए बिल्कुल शांत खड़ा था। मेरा हमला तो अभी पूरा भी नहीं हुआ था। मैंने लापरवाही से कहा, चलो जल्दी से अगले लेवल पर ले चलो मुझे। लेकिन तभी जमीन फिर से कांपने लगी। जल्दी देखो, वहाँ से कौन से मॉन्स्टर आ रहे हैं? किसी ने घबराकर इशारा किया। 2 बेहद खौफनाक मैनेजर लेवल के मॉन्स्टर तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। किसने नियम तोड़े हैं? नियम तोड़ने वाले तुरंत सरेंडर करें। भीड़ में फिर से दहशत फैल गई। वही तजुर्बेकार आदमी मुझे घूरते हुए बड़बड़ाया, मुझे पता था इस तरह से नियम तोड़कर गेम पार करना मुमकिन ही नहीं है। अब ये लड़का पक्का मारा जाएगा। मैं अपनी तलवार कसकर पकड़े उन मॉन्स्टर्स से भिड़ने के लिए तैयार था। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। पर तभी पूरे हॉल में गेम सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, बधाई हो, सभी खिलाड़ियों ने सफलतापूर्वक पहला राउंड पार कर लिया है। अब हम दूसरे लेवल की शुरुआत कर रहे हैं। लुका छिपी। एक पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया और फिर अचानक लोगों की खुशी की चीखें गूंजने लगी। हम सच में पास हो गए। एक लड़की रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी। वुडन मैन के इस राउंड में हमेशा आधे से ज्यादा लोग मारे जाते थे, पर आज हम सब बच गए। ये इंसान सच में बहुत खतरनाक है। तभी भीड़ में से किसी की नजर उस तजुर्बेकार आदमी पर पड़ी और वो चीखा, अरे तुम झाओ बो हो ना? क्या तुम भी इस गेम में हिस्सा ले रहे हो? नाम सुनते ही सब चौंक गए। झाओ बो, वही जो 6 बार इस गेम को पार कर चुका है। अरे मैं तो इनकी लाइव स्ट्रीम देखता था। यकीन नहीं होता कि इतने बड़े खिलाड़ी हमारे साथ हैं। अचानक खौफ का वो माहौल फैन मीट में बदल गया। कई लड़कियां भागकर उसके पास पहुंच गई। झाओ भैया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज इस गेम में मुझे बचा लेना। भैया, मैं भी आपकी फैन हूँ, थोड़ा ध्यान रखना हमारा। झाओ बो ने बड़े घमंड से सीना चौड़ा किया। अपने फैंस का तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। उसने मेरी तरफ एक तिरछी और नफरत भरी नजर डालते हुए ताना मारा।
मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए फालतू की नौटंकी करते हैं। मुझे उसकी इन खोखली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरी नजर उसकी आंखों पर थी। वो मुझे नहीं बल्कि मेरे हाथ में मौजूद तलवार को घूर रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि उसके शातिर दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इस लड़के की तलवार बहुत कमाल की है, ये पक्का कोई जादुई हथियार होगा। झाओ बो की नजरें मेरी तलवार पर गड़ी थीं। मैं बेवकूफ नहीं था। मुझे साफ समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे लग रहा था कि मैंने गेम के उस विशाल बॉस को सिर्फ इस तलवार की वजह से एक झटके में मार गिराया। उसकी आंखों का लालच चीख चीख कर कह रहा था कि वो किसी भी कीमत पर मेरा हथियार हड़पना चाहता है। वो अपने चेहरे पर एक झूठी और चालाक मुस्कान चिपकाकर मेरे पास आया। भाई एक टीम बना लेते हैं, उसने बड़े घमंड से कहा। मैं 6 बार इस गेम को पार कर चुका हूँ, मेरे पास बहुत तजुर्बा है। आगे से तुम सब मेरी बात मानोगे और मैं तुम सबको जिंदा इस गेम से बाहर निकालूंगा। मैंने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली। उसका ये लीडर बनने का नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने 2 टूक जवाब दिया और मुंह फेर लिया। मेरा इतना कहना था कि झाओ बो के चमचों को मिर्ची लग गई। अबे तू सबके साथ मिलकर काम क्यों नहीं करना चाहता? एक लड़का मुझ पर चिल्लाया। एक और लड़की भड़क कर बोली, तुझे क्या लगता है थोड़ा सा लड़ना क्या आ गया, तू कोई तोप हो गया। एकता में ताकत होती है, ये नहीं पता तुझे? कितना स्वार्थी इंसान है, सिर्फ अपनी जान की पड़ी है इसे। मुझे उन सब की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर मैं सुन सकता था कि भीड़ में खड़े लोग मेरे मरने की दुआ कर रहे थे। दूसरों की मदद नहीं करनी ना इसे, अब देखना ये कैसे कुत्ते की मौत मरेगा। एक आदमी ने ताना मारा। झाओ बो का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि वो पक्का मुझे इस गेम में मारकर ही दम लेगा। किसी और ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देख रहे हो इसका एटीट्यूड, नया नया आया है और हवा में उड़ रहा है। इस गेम के आखिरी लेवल तक वैसे भी बस एक ही इंसान जिंदा बचता है। अगर ये यहाँ से जिंदा निकल गया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तभी अचानक माहौल बदल गया। उधर देखो, किसी ने चीखकर इशारा किया। सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। अगले लेवल का नाम था लुकाछिपी। नियम बहुत सीधे थे, हमें छुपना था और अगले 10 मिनट तक अगर हम भूत के हाथों मारे जाने से बच गए तो हम ये लेवल पार कर लेंगे। झाओ भैया, एक लड़की ने डर के मारे कांपते हुए पूछा, ये भूत कैसा दिखता है? झाओ बो के चेहरे पर अचानक एक बहुत ही शातिर और कमीनी मुस्कान आ गई। मुझे पता है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस गेम की स्ट्रेटेजी पढ़ी है। इस लेवल में भूत हमेशा उसी को बनाया जाता है जिसने पहला लेवल सबसे तेजी से पार किया हो। उसने अपनी उंगली सीधा मेरी तरफ तान दी। इसलिए भूत और कोई नहीं, तुम हो। बाकी सबने बिना सोचे समझे तुरंत उसकी बात में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही, तुम्हारी ताकत तो हमने देख ही ली है, तुम्हारे लिए भूत बनना ही सबसे सही रहेगा। वो सब अब अपनी जान बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे थे। चलो हम छुपने जा रहे हैं, और हाँ पीछे मुड़कर चीटिंग मत करना। झाओ बो ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे उन बेवकूफों पर हंसी आ रही थी। वो सच में नहीं जानते थे कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। दूसरा लेवल अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। सिस्टम की खौफनाक मशीनी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लुकाछिपी गेम शुरू होता है। छुपने के लिए आपके पास 3 मिनट हैं। जिसे भूत ने पकड़ लिया उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। गिनती शुरू हो गई। 180, 179, चारों तरफ भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। झाओ बो के चमचे एक अंधेरे कोने में दुबक गए। तभी मैंने सुना, एक लड़के ने डरते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि लिन चेन ही भूत है? झाओ बो की उस अंधी फैन लड़की ने फुसफुसाकर जवाब दिया, उसने हमारे झाओ भैया के ऑफर को ठुकराया है, ये उसी की सजा है। मैं बीचों बीच अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। अच्छा तो मैं भूत हूँ, मैंने मन ही मन एक खौफनाक मुस्कान के साथ सोचा। अगर मैं भूत हूँ तो गेम जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे जाकर उन छुपे हुए बेवकूफों को पकड़ना होगा? तभी सिस्टम की आखिरी गिनती गूंजी। 3, 2, 1। अचानक हॉल का तापमान 0 से नीचे गिर गया। एक रूह कपा देने वाली लोरी हवा में तैरने लगी। ढूंढो ढूंढो, तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अंधेरे में छुपे हुए लोग मुझे घूर रहे थे। अरे ये अभी तक मरा नहीं, किसी ने फुसफुसाया। ये पागल है क्या? भूत आ रहा है और ये भाग भी नहीं रहा। सच में बेवकूफ है, पक्का कुत्ते की मौत मरेगा। और तभी वो असली भूत मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। एक खौफनाक सड़ीली औरत। उसने अपनी खूनी आंखें मुझ पर गड़ाई और सिसकती हुई आवाज में बोली, तू भाग क्यों नहीं रहा? मुझे देखकर भी यहीं खड़ा है, किसका इंतजार कर रहा है? अपनी मौत का। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तलवार ने मेरी तरफ से बात की। एक जोरदार छपाक की आवाज गूंजी। बिना पलक झपकाए मैंने एक ही झटके में उस खौफनाक भूत के 2 टुकड़े कर दिए। वो एक दर्दनाक चीख मारते हुए हवा में धुएं की तरह उड़ गई।
गई। मैं अपनी तलवार से खून झटकते हुए आराम से खड़ा था, तो मैंने आसपास देखते हुए खुद से पूछा, क्या अब मुझे जाकर बाकी खिलाड़ियों को ढूंढना है? सन्नाटा। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। छुपे हुए लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसने फिर से सारी लाइमलाइट लूट ली। कोई बड़बड़ाया, अरे भाई ये तो कोई प्रो लेवल का बॉस है। एक लड़का एक्साइटमेंट में बोला, अगर मैं इस बंदे की टीम में चला जाऊं तो पक्का इस नरक से जिंदा बाहर निकल आऊंगा। वही फैन लड़की जो कुछ देर पहले मुझे गालियां दे रही थी, अब शर्मिंदा होकर फुसफुसा रही थी। मैं ही बेवकूफ थी। मानना पड़ेगा, ये लड़का झाओ बो से लाख गुना ज्यादा डेशिंग और ताकतवर है। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक वो दोनों मैनेजर लेवल के मॉन्स्टर फिर से धमक पड़े। उनकी आंखों में आग थी। इसने फिर से गेम के नियम तोड़े हैं, इसे मरना ही होगा। मैंने अपनी तलवार उनकी तरफ तान दी और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कौन मरेगा और कौन जिएगा ये तो अभी तय होना बाकी है। तभी सिस्टम की आवाज ने उन मॉन्स्टर्स को बीच में ही टोक दिया, बधाई हो, सभी खिलाड़ियों ने सफलतापूर्वक दूसरा लेवल पार कर लिया है। जैसे ही गेम खत्म होने की घोषणा हुई, लोग अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकल आए। एक लड़का भागता हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखों में मेरे लिए पूरी श्रद्धा थी। बॉस, क्या ये सब आपकी पहले से की गई कैलकुलेशन थी? क्या आपको शुरू से पता था कि इस भूत को तलवार से काटा जा सकता है? तभी पीछे से एक और खिलाड़ी ने झाओ बो और उसके चमचों पर ताना मारा। तुम लोग तो चीख चीख कर कह रहे थे कि यही भूत है, तो फिर वो चुड़ैल कौन थी जिसे इसने अभी अभी बीच से फाड़ दिया? मैंने अपनी खून से सनी तलवार नीचे की और उन डरे हुए चेहरों की तरफ एक ठंडी नजर डाली। तो मैंने तंज कसते हुए पूछा, क्या तुम लोग अभी कुछ देर पहले चीख चीख कर नहीं कह रहे थे कि मैं ही भूत हूँ? मेरी इस बात पर झाओ बो की वो अंधी फैन लड़की तिलमिला गई। अपनी बेवकूफी और शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो उल्टे मुझ पर ही भड़क उठी। तो क्या हुआ अगर मैंने गेम की स्ट्रेटेजी गलत पढ़ ली? तुम्हारा कुछ बिगड़ा तो नहीं ना? इतने बड़े आदमी होकर छोटी छोटी बातों पर ताने मार रहे हो। मुझे अंदर से भयंकर गुस्सा आ गया। क्या कहा तुमने? मेरी बर्फीली आवाज और आंखों की सख्ती देखकर उसकी बोलती तुरंत बंद हो गई। इससे पहले कि मैं उसे उसकी औकात याद दिलाता, पूरे हॉल में गेम एडमिन की भारी आवाज गूंजी, काफी रात हो चुकी है। आज के गेम्स यहीं खत्म होते हैं। कल फिर से नए और रोमांचक खेल शुरू होंगे। जिन्हें आराम करना है वो डॉर्मिटरी की तरफ हमारे पीछे पीछे आए। हम सब उनके पीछे पीछे आरामगाह की तरफ चलने लगे। मेरे कानों में पीछे चल रहे लोगों की फुसफुसाहट पड़ रही थी। झाओ बो को जब पता चलेगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है तो वो पक्का इस लड़के से खुन्नस खाएगा। अंदर जाने के बाद पता नहीं ये लड़का जिंदा बचेगा भी या नहीं। हम अभी डॉर्मिटरी के दरवाजे पर ही पहुंचे थे कि अचानक माहौल में एक डरावना और जानलेवा माहौल फैल गया। क्या मौत को खुद दावत दे रहे हो? तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। किसी ने पीछे से चीखकर मुझे चेतावनी दी, बॉस पीछे देखिए, संभल कर। मैं तेजी से पलटा। वही गेम के मैनेजर मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से मेरी तरफ झपट रहे थे। उनकी खौफनाक आवाज गूंजी, पहले 2 बार तो तुम बच निकले, पर इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। लेकिन मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं था। मेरी तलवार बिजली की रफ्तार से चमकी और एक ही झटके में मैंने गेम के उस खूंखार एडमिन को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। वहाँ खड़े खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गयी। इसने तो एडमिन को ही मार डाला, एक लड़का दहशत से हकलाया। तभी झाओ बो का एक चमचा उसे डिफेंड करते हुए बोला, झाओ भैया ने तो अभी तक अपने हाथ खोले ही नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि झाओ भैया ही इस लड़के से ज्यादा ताकतवर हैं। पर बाकी लोग अब समझ चुके थे कि मैं क्या चीज हूँ। ये हॉरर गेम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सुना था। एक आदमी बड़बड़ाया, यहाँ सबसे खौफनाक इंसान कौन है? खुद गेम के एडमिन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। मैंने तिरछी नजर से झाओ बो को देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो मन ही मन फुसफुसा रहा था, इसकी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, सच में बहुत खतरनाक है। तभी अचानक पूरे आसमान में सिस्टम की सायरन जैसी आवाज गूंजने लगी। ध्यान दें, मौजूदा उल्लंघनों को देखते हुए गेम में एक नया नियम जोड़ा जा रहा है। किसी भी खिलाड़ी को गेम के एडमिनिस्ट्रेटर पर हमला करने की इजाजत नहीं है। मैं बस मुस्कुराया और अपनी तलवार वापस रखते हुए शांति से बोला, चलो अब कमरे के अंदर चलते हैं। मेरे पीछे लोग अब भी सदमे में थे। देख रहे हो, गेम सिस्टम को खास इसके लिए एक नया नियम बनाना पड़ गया। ये बंदा तो सिस्टम से भी बड़ा बॉस निकला। मैं डॉर्मिटरी के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गयी। मेरे पीछे पीछे आ रहे बाकी खिलाड़ियों के मुंह से भी हैरान भरी चीख निकल गई। उधर देखो, वो क्या है? सामने एक विशाल शीशे का बॉक्स था जो ऊपर तक नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरा हुआ था। 1 करोड़, पूरे 10 मिलियन। सिस्टम की ठंडी आवाज हॉल में गूंजी, ये इस गेम की कुल इनामी राशि है। जो भी खिलाड़ी अंत तक जिंदा बचेंगे, ये रकम उन सब में बराबर बांट दी जाएगी। 1 करोड़ का नाम सुनते ही डॉर्मिटरी के अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। मेरे दिमाग में तुरंत गणित दौड़ने लगा और मुझे यकीन है कि बाकी सब भी यही सोच रहे थे। साफ है, जितने ज्यादा
लोग मरेंगे, बचने वालों के हिस्से में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। मैंने अपने आसपास देखा, लोगों की आंखों में अब डर कम और लालच ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब कोई किसी का दोस्त नहीं था, हर कोई एक दूसरे को खिलाड़ी नहीं बल्कि अपने पैसे का हिस्सा कम करने वाला दुश्मन समझ रहा था। कुछ लोग तो अभी से मौका ढूंढने लगे थे कि कब किसे रास्ते से हटाया जाए। तभी झाओबो ने अपनी चाल चली। दोस्तों मेरी बात सुनो, उसने अपनी आवाज में बनावटी भारीपन लाते हुए सबका ध्यान खींचा। मैं झाओबो हूँ, जिसे अपनी जान और ये पैसा प्यारा है, वो मेरी टीम में आ जाए। 6 बार गेम पार करने का मेरा तजुर्बा तुम्हारी जान भी बचाएगा और तुम्हें जीत भी दिलाएगा। देखते ही देखते उसके पास भीड़ जमा हो गई। हाँ भैया, हमें अपनी टीम में ले लो, आप तो बड़े खिलाड़ी हो, हमें बचा लो। लोग उसके पैरों में गिरने को तैयार थे। मुझे हंसी तो तब आई जब वो दोनों लड़कियां भी हाथ जोड़कर उसके पास पहुंच गई, जिन्होंने पिछले राउंड में मुझे भूत बताकर मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे लगा झाओबो उन्हें दुत्कार देगा, पर उसने बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उन्हें भी अपनी टीम में रख लिया। मुझे पल भर के लिए लगा कि शायद वो वाकई दयालु है, पर अगले ही पल मुझे समझ आया वो शातिर है। वो कोई टीम नहीं बना रहा बल्कि अपनी ढाल के लिए बलि के बकरों की एक फौज तैयार कर रहा है। तभी पास खड़े एक लड़के ने बुरी तरह कांपते हुए मुझसे कहा, भाई मैंने इस गेम की सीक्रेट स्ट्रेटेजी कहीं पढ़ी थी। आज की रात भूलकर भी अपनी आंखें मत मूंदना, क्योंकि जैसे ही लाइटें बंद होंगी असली मौत का खेल शुरू होगा। उसकी बात अधूरी रह गई, पर मेरे दिमाग की घंटी बज चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि जो खतरा अब तक बाहर था वो अब इसी कमरे के अंदर हमारे साथ बंद हो चुका है। माहौल एकदम बदल चुका था, चारों तरफ सिर्फ लालच और दहशत की गंध थी। अब ये कोई खेल नहीं रह गया था, ये एक कत्लेआम होने वाला था। मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रहा था कि अब यहाँ अफरात फरी मचेगी और कम से कम आधे लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज की रात, ये रात लाशों और खून से रंगने वाली थी। तभी लाउड स्पीकर पर एक ठंडी आवाज गूंजी, डॉर्मिट्री की लाइट्स 1 मिनट में बंद हो जाएंगी। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर जाकर सो जाएं। 1 मिनट, सिर्फ 60 सेकंड और सब कुछ अंधेरे में डूबने वाला था। लोगों की धड़कनें तेज हो गयी। क्या ये क्या हो रहा है? लाइट्स क्यों बंद हो रही हैं? चीख पुकार शुरू ही हुई थी कि तभी अचानक डॉर्मिट्री के एक कोने से चीखने की आवाज आई। कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा था। लोग चिल्लाने लगे, अरे कोई किसी को मार रहा है, रुको, क्या कर रहे हो तुम? भीड़ के बीच से एक शख्स बाहर निकला। उसका चेहरा जुनून और पागलपन से भरा था। उसने घमंडी अंदाज में चिल्लाकर कहा, अब कोई नहीं सोएगा, खुद ही सामने आ जाओ, वरना मुझे एक एक को ढूंढकर बाहर निकालना पड़ेगा। वहाँ खड़े एक खिलाड़ी ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये रूल्स के खिलाफ है। क्या तुम यहाँ सबके दुश्मन बनना चाहते हो? लेकिन उस हमलावर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बस इतना कहा, बकवास बंद करो और शुरू हो जाओ। 15 सेकंड के अंदर ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। मैं बस खामोशी से देख रहा था। उस अजनबी की हिम्मत और उसका लहजा, वो किसी आम खिलाड़ी जैसा नहीं था। झाओबो, जो खुद को बहुत बड़ा वेटरन समझ रहा था, आगे बढ़ा। उसे लगा कि वो इस नए लड़के को सबक सिखाकर अपनी धौंस जमा लेगा। झाओबो अपनी भारी आवाज में चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ऐसी बातें करो? भाइयों, चढ़ जाओ इस पर। लोग चिल्लाने लगे, हाँ झाओबो, इसे इसकी औकात दिखाओ। ये नया लड़का बहुत ज्यादा उड़ रहा है, इसे घुटनों पर ले आओ। मुझे भी लगा कि झाओबो शायद उसे संभाल लेगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मेरी रूह कंपा दी। वो लड़का बिजली की फुर्ती से अपनी जगह से हिला। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आंख झपकते ही वो झाओबो के सामने था। ये कौन सा लेवल है? किसी ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा। तभी सबकी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके पास एक ब्लैक रिंग थी, हान शान एस रिंग, एस रैंक रिंग। इसका मतलब ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। झाओबो ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का एक मुक्का, सिर्फ एक मुक्का झाओबो के जबड़े पर पड़ा और वो ताकतवर दिखने वाला झाओबो कचरे की तरह जमीन पर जा गिरा। सिर्फ 1 सेकंड में झाओबो, जिसे सब यहाँ का सबसे ताकतवर खिलाड़ी मान रहे थे, उसे इस अजनबी ने एक झटके में ढेर कर दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। क्या ये सच में इंसान है? झाओबो एक ही बार में हार गया। वो लड़का अब हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वो खूनी चमक थी जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। उसने ठंडे लहजे में कहा, अब तुम्हारी बारी है। फिर वो उन लड़कियों की तरफ घूमा जिन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई, पागल मत बनो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ? बाकी सब तो ठीक था, पर असली हिसाब किताब तो अब शुरू होना था। वो लड़कियाँ जो कुछ
देर पहले तक खुद को बहुत चालाक समझ रही थीं, अब उस अजनबी के सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। सॉरी, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें जाने दो, वो गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन उस अजनबी के चेहरे पर दया का एक कतरा तक नहीं था। उसने ठंडे लहजे में बस इतना कहा, माफ करना, पर ये सब अब मेरा है। अगले ही पल वो उनकी तरफ झपटा। लड़कियों को समझ आ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, वक्त खत्म हो रहा है, अब कोई रास्ता नहीं है, इससे लड़ना ही होगा। उनमें से एक चिल्लाई, पर उसकी आवाज में हिम्मत कम और हताशा ज्यादा थी। वहाँ खड़ा हर कोई दम था। उस अजनबी ने उन सबको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। तभी उसके कुछ साथी, जो उसकी ताकत देखकर उसके चमचे बन गए थे, चिल्लाने लगे, वाह भाई, आप तो कमाल हैं, हम तो आपके फैन हो गए। पर वो अजनबी, वो तो किसी अलग ही मिट्टी का बना था। वो अपने उन साथियों की तरफ मुड़ा और बड़ी बेरहमी से मुस्कुराया। अभी भी यही हो, उसने बड़े आराम से कहा, थोड़ा दर्द होगा, बस सह लेना। अरे भाई, हम तो आपकी टीम में हैं, हम पर हाथ मत उठाइए। वो घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने एक एक करके अपने ही साथियों को पीटना शुरू कर दिया। जब तक तुम सब जमीन पर ढेर नहीं हो जाते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसका ये पागलपन देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगा ये आदमी सच में सनकी है। क्या ये सबको मारकर वो पूरी इनामी राशि अकेले हड़पना चाहता है? कितनी दरिंदगी थी ये। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो पैसा, वो 1 करोड़ की इनामी राशि जिसके लिए यहाँ खून की नदियाँ बह रही थीं, वो अचानक धुएं की तरह गायब होने लगी। देखते ही देखते वहाँ रखा एक एक नोट हवा में विलीन हो गया। ये क्या? पैसा कहाँ गया? क्या ये सब झूठ था? पूरी डॉर्मेट्री में सन्नाटा छा गया। तभी मुझे समझ आया, उस अजनबी को पहले से पता था कि वो 1 करोड़ रुपए सिर्फ एक धोखा थे। वो जानबूझकर सबको मार रहा था। नहीं, वो उन्हें मार नहीं रहा था, बल्कि उन्हें बेहोश कर रहा था, ताकि वो उस नकली पैसे के लालच में एक दूसरे की जान न ले ले। वो एक तरह से उन सबकी जान बचा रहा था। अभी मैं इस सच को पचा ही रहा था कि अचानक माहौल फिर से बदल गया। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? एक भारी आवाज गूंजी। हम तीसरे लेवल में पहुँच चुके थे। मेरे सामने अब एक अजीब सा नजारा था। पूरे फर्श पर कांच के बड़े बड़े डब्बे यानी ग्रिड्स बने हुए थे। ये कांच के डब्बे मौत का जाल थे। इनमें से कुछ असली कांच के थे और कुछ बिल्कुल नकली। नियम सीधा और खौफनाक था। अगर गलती से भी नकली कांच पर पैर पड़ा तो नीचे सीधे मौत की गहरी खाई इंतजार कर रही थी। एक गलत कदम और खेल हमेशा के लिए खत्म। वो पागल आदमी सच में अकेला ही अगले लेवल की तरफ बढ़ गया था। सामने ग्लास ग्रेड यानी कांच का वो जानलेवा तीसरा लेवल था। मेरे पीछे खड़े कुछ खिलाड़ी, जिन्हें अभी अभी होश आया था, घबराहट में कानाफूसी करने लगे। ये अकेला कैसे पार करेगा? तीसरे लेवल में किसी न किसी को आगे चलकर अपनी जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। जब तक कोई बलि का बकरा नकली कांच पर पैर न रखे, तब तक सही रास्ता कैसे पता चलेगा? एक ने तो यहाँ तक ताना मारा, बड़ा हीरो बन रहा था ना सबको पीटकर, अब फंस गया। बिना टीम के ये लेवल पार करना नामुमकिन है। मुझे भी यही लगा था, लेकिन अगले ही पल जो नजारा मैंने देखा, उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। उस अजनबी ने सही और नकली कांच पहचानने का कोई खेल नहीं खेला। उसने सीधा अपनी खौफनाक ताकत से पूरे कांच के फर्श को ही तोड़ना शुरू कर दिया। उसके हर कदम के साथ कांच चकनाचूर हो रहा था और वो बड़ी झुंझलाहट से बड़बड़ा रहा था, अरे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ढंग का फर्श ही बनवा लेते। ये सस्ते और घटिया कांच लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? ये कैसा पागलपन था? वो इंसान गेम के नियम नहीं खेल रहा था, वो सीधा गेम को ही तोड़ रहा था। तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज पूरे हॉल में गूंजी, खिलाड़ी ने तीसरा लेवल पार कर लिया है। मैं सन्न रह गया। क्या? अभी तो कहा था कि तीसरा लेवल बिना टीम के पार नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लाउड स्पीकर फिर से चालू हो गया। चौथा लेवल, जंप रोप। कृपया 10 मिनट के अंदर इस कॉरिडोर को जिंदा पार करें। 10 मिनट का समय मिला था, लेकिन मुझे लगता है अभी मुश्किल से कुछ सेकंड ही बीते होंगे कि सिस्टम ने फिर से घोषणा कर दी, बधाई हो, खिलाड़ी ने चौथा लेवल पार कर लिया है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये क्या मजाक चल रहा है? उसने इतनी जल्दी चौथा लेवल कैसे पार कर लिया? और ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगली आवाज आई, बधाई हो, खिलाड़ी ने 5वां लेवल पार कर लिया है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हे भगवान, क्या वो सच में कोई इंसान है या कोई मॉन्स्टर? तभी एक और घोषणा गूंजी, बधाई हो, खिलाड़ी ने 6ठा लेवल पार कर लिया है। वो एक के बाद एक सारे लेवल्स को किसी सूखे पत्ते की तरह कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई थी। मैं छुपता छुपाता उस रास्ते पर आगे बढ़ा जिसे वो पूरी तरह तबाह कर चुका था। आखिरकार मैं एक विशाल और डरावने दरवाजे के पास पहुंचा। मैं दीवार के पीछे छुप गया। वो अजनबी उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे
दरवाजे को घूरते हुए बोला, शायद यही जगह है। अंदर से एक बहुत ही खौफनाक और भारी एनर्जी आ रही है। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और ऊंची आवाज में चिल्लाया, ऑक्टोपस गेम के मास्टरमाइंड, वो इंसान जिसने मेरे 1 करोड़ रुपए हड़पे हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सामने आओ। तभी दरवाजे के उस पार से एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजी, अच्छा तो तुम इस आखिरी लेवल तक पहुंच ही गए। अजनबी ने बिना किसी डर के सीधा सवाल किया, ये आखिरी लेवल क्या है? मास्टरमाइंड की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। फिर वो बोला, आखिरी लेवल है खुद ऑक्टोपस गेम, और इसके नियम बहुत ही आसान हैं। अगले आधे घंटे के अंदर तुम्हें मुझे हंसाना होगा। क्या? मैं जहाँ छुपा था वहीं मेरी सांसें अटक गयी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतना अजीब और बेतुका नियम। यहाँ जिंदगी और मौत का खूनी खेल चल रहा था और ये बॉस हंसना चाहता था। क्या सच में हम गेम के आखिरी लेवल तक पहुँच गए थे? दरवाजे के उस पार से आ रही मास्टरमाइंड की खौफनाक आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसकी आवाज में एक घमंड था, जैसे वो कोई भगवान हो। तुम्हें पता है, मास्टरमाइंड ने बड़े मजे लेते हुए कहा, पिछले जितने भी खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने मुझे हंसाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। किसी ने अपनी बेबसी दिखाई, कोई जोकर की तरह नाचा, तो कोई घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उनकी वो तड़प देखकर मुझे बहुत हंसी आती थी। चलो अब तुम अपना टैलेंट दिखाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं दीवार के पीछे से सांस रोके सब सुन रहा था। तभी उस अजनबी खिलाड़ी की बेखौफ आवाज आई। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है। ओह सुनाओ, मैं भी तो सुनूं। मास्टरमाइंड ने ताना मारा। मैं तुम्हें सिर्फ हंसाऊंगा ही नहीं। अजनबी की आवाज अचानक ठंडी और खतरनाक हो गई, मैं तुम्हें रुलाऊंगा भी। मास्टरमाइंड जोर से हंसा। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। रुलाओगे? मुझे लगता है यहाँ रोना तुम्हें ही पड़ेगा। इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे खरोंच तक नहीं पहुँचा सकती। यही तुम्हारी और मेरी औकात का फर्क है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही सेकंड अंदर एक भयानक धमाका हुआ। मैंने छुपकर देखा, अजनबी ने पूरी ताकत से मास्टरमाइंड पर हमला किया था, लेकिन धुआं छंटने पर मैंने जो देखा उससे मेरी उम्मीद टूट गई। मास्टरमाइंड, जो असल में एक विशाल और डरावना ऑक्टोपस मॉन्स्टर था, बिना किसी खरोंच के खड़ा था। उसका शरीर किसी स्पंज की तरह उस भयानक हमले को पी गया था। ऑक्टोपस मॉन्स्टर जहर उगलते हुए हंसा, देखा तुमने, तुम्हारा हमला एब्जॉर्ब हो गया। कोई भी चीज मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम मेरे सामने एक कीड़े हो, जाओ और जहन्नुम में सड़ो। लेकिन वो अजनबी खिलाड़ी जरा भी नहीं घबराया। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और बड़े शांत लहजे में बड़बड़ाया, अगर डैमेज एब्जॉर्ब हो गया है तो इसका मतलब सीधा सा है, मेरा वार इतना कमजोर था कि उसे तुमने झेल लिया। लगता है मुझे पहले थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। ये कहते ही वो आदमी वहीं फर्श पर लेटकर अपनी स्ट्रेचिंग और कसरत करने लगा। ऑक्टोपस मॉन्स्टर उसे देखकर पागल पागलों की तरह हंसने लगा। हंसते हंसते मेरी जान निकल जाएगी। क्या इसके दिमाग में कोई खराबी है? ओए तू ये क्या कर रहा है? टेनी में कुछ ज्यादा ही देख लिया है क्या बेवकूफ? तुझे सच में लगता है कि ऐसे थोड़ी बहुत कसरत करने से तू उस गंजे हीरो की तरह ताकतवर बन जाएगा? वो खिलाड़ी अपनी कसरत पूरी करके सीधा खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, बिना गंजा हुए भी ताकतवर बना जा सकता है। आजा शुरू कर अपनी नौटंकी। तुझे सच में लगता है तू मुझे हरा? ऑक्टोपस मॉन्स्टर का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। बूम, एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ कि पूरी इमारत हिल गई। झटके से मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोलकर सामने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? वो विशाल अजय दिखने वाला ऑक्टोपस मॉन्स्टर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। उस अजनबी के सिर्फ एक वार ने उस मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ा दिए थे। मेरा दिमाग ये हजम ही नहीं कर पा रहा था। क्या सच में पहली बार किसी ने ऑक्टोपस गेम के बॉस को हरा दिया था? क्या हमने गेम क्लियर कर लिया है? वो अजनबी धीरे धीरे उस तड़पते हुए मॉन्स्टर के पास गया। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अभी तो तू बहुत हवा में उड़ रहा था ना? अजनबी ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या है, जिंदा रहना चाहता है? जो मॉन्स्टर कुछ देर पहले खुद को भगवान समझ रहा था, अब वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी घिघियाती हुई आवाज आई, हाँ बहुत ज्यादा, मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे बख्श दो। अजनबी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ठंडे दिमाग से बोला, तो फिर रो, मेरे सामने फूट फूट कर रो। अगर तू रोया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुझे सिर्फ हंसाऊंगा नहीं बल्कि तुझे रुलाऊंगा भी, और आज मेरी ये बात सच हो रही थी। वो विशाल मॉन्स्टर जो कुछ देर पहले तक मौत का तांडव कर रहा था, अब उस अजनबी के पैरों में पड़ा किसी लाचार बच्चे की तरह सुबक रहा था। भाई मेरी जान बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर गिड़गिड़ा रहा था। अजनबी ने नफरत से उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, कितना गंदा रो रहा है तू, बहुत ही भद्दा दिख रहा है। रुक, तेरी ये आवाज सबको सुनानी पड़ेगी। उसने पास लगे कंट्रोल पैनल की तरफ हाथ बढ़ाया और चिल्लाया,
इसके लाउडस्पीकर चालू करो। अगले ही पल पूरे गेम वेन्यू में उस मॉन्स्टर के रोने की आवाज गूंज उठी। जो खिलाड़ी बाहर थे वो चौंक गए। ये आवाज कुछ पहचानी हुई लग रही है। क्या ये नहीं, ये मुमकिन नहीं है। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे और कौन होगा? वो आदमी ही होगा जिसे ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने मार मार कर रुला दिया होगा। कितनी बुरी आवाज है इसकी। ओए, रोना बंद कर और थोड़ा हंसकर दिखा। अजनबी ने मॉन्स्टर की गर्दन दबोची और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, हंसेगा या नहीं? मॉन्स्टर बुरी तरह कांप रहा था। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक डरावनी और दर्दनाक मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं हंस रहा हूँ, देखो मैं हंस रहा हूँ। डॉर्मेट्री और कॉरिडोर में खड़े खिलाड़ी सन्न रह गए। अबे, ये तो सच में उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर की आवाज है। इसका मतलब उस आदमी ने सच में उसे रुला दिया और अब वो उसे हंसा भी रहा है। ये हो क्या रहा है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस बार ऑक्टोपस गेम में इतने कम लोग मरे हैं और किसी ने गेम क्लियर भी कर लिया है। लोग चिल्लाने लगे, वाह क्या बात है, ये मॉन्स्टर तो बड़ा घटिया हंसता है। पर भाई, उस बंदे ने तो कमाल कर दिया। अजनबी ने मॉन्स्टर को झटक कर छोड़ दिया। तू हंस दिया, इसका मतलब ये लेवल पार हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, मॉन्स्टर ने हाफते हुए कहा। बधाई हो, आपने आखिरी लेवल पार कर लिया है। गेम खत्म हो चुका है। अब क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अजनबी के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। छोड़ने से पहले एक और सवाल, वो 1 करोड़ रुपए कहाँ है? मॉन्स्टर ने चौंक कर पूछा। कैसे 1 करोड़? वही जिसके बारे में तुमने डॉर्मेट्री में अनाउंसमेंट की थी। अजनबी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। तुमने कहा था कि जो जीतेगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। अब वो पैसा मेरे हवाले कर। मॉन्स्टर की आंखों में एक डर और शर्मिंदगी की झलक दिखी। उसने धीरे से सिर झुकाया और वो कड़वा सच बोला जिसे सुनकर मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सच तो ये है कि 1 करोड़ जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। तो वो 1 करोड़ सब एक दिखावा था। मेरी आंखों के सामने उस मास्टरमाइंड के शब्द किसी तमाचे की तरह लगे। उसने बड़ी बेशर्मी से मेरे सामने कबूल कर लिया कि वो 1 करोड़ की इनामी राशि कभी थी ही नहीं। वो तो बस एक चाल थी, हमें इस मौत के कुएं में ढकेलने के लिए एक चारा था। मेरे दिमाग में खून खौल उठा। मैंने उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर की तरफ देखा जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अगर पैसा था ही नहीं तो तू मुझसे सौदेबाजी किस बात की कर रहा था? मेरे अंदर से एक चीख निकलना चाहती थी, लेकिन तभी पूरे वेन्यू में एक गूंज उठी। ये उस अजनबी की जीत का ऐलान था। उस आदमी ने न सिर्फ खुद को बल्कि हम सबको बचा लिया था। अचानक मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकने लगी। नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। नियम सफलतापूर्वक बदल दिए गए हैं। ऑक्टोपस मारा गया। सांसें थम सी गई। ये शब्द जैसे कानों में अमृत की तरह घुले। मिशन पूरा हुआ। गेम खत्म, हम जीत गए थे। क्या हम वाकई इस नर्क से जिंदा बाहर निकलने वाले थे? चारों तरफ एक अजीब सी राहत फैल गई। हम घर जा सकते थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी मेरे किए धरे का हिसाब होने की। सिस्टम ने मेरा इवैल्यूएशन शुरू किया। स्क्रीन पर नंबर तेजी से घूमने लगे। टास्क कंप्लीशन रेट की जांच होने लगी। सबसे पहले आया बेस रिवॉर्ड 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। सिर्फ 50। मैं थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन तभी बोनस की लाइन लग गई। परफेक्ट क्लियर लेवल 1 वुडमैन 10% बोनस। परफेक्ट क्लियर लेवल 2 हनीकॉम्ब 10% बोनस। परफेक्ट क्लियर लेवल 3 रसाक्षी 10% बोनस। परफेक्ट क्लियर लेवल 4 ग्लास ब्रिज 10% बोनस। परफेक्ट क्लियर लेवल 5 जंप रोप 10% बोनस। और सबसे बड़ा धमाका तो आखिर में हुआ। परफेक्ट क्लियर फाइनल लेवल ऑक्टोपस गेम सीधा 50% बोनस। मेरे सामने कुछ रिवॉर्ड आइटम्स और टूल्स दिखाई देने लगे। मैंने उन्हें गौर से देखा, उनकी पावर चेक की। हाँ, वो दिखने में अच्छे थे, उनके इफेक्ट्स भी बढ़िया थे, पर सच कहूँ तो वो मेरे किसी काम के नहीं थे। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया। क्या इतनी मेहनत और जान का जोखिम बस इन बेकार के सामानों के लिए था? तभी अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और सिस्टम की एक अलग ही आवाज आई। सरप्राइज, सिस्टम रिवॉर्ड एक्टिवेटेड। मेरी आंखें फटी की फटी रह गयी। स्क्रीन पर लिखा आया सिस्टम बूस्ट 100%। सारे रिवॉर्ड्स अचानक से दोगुने होने लगे। हवा में एक अलग ही लेवल की एनर्जी महसूस होने लगी। अब खेल का असली इनाम मेरे सामने आने वाला था। वो सुनहरी रोशनी मेरी आंखों में समा रही थी और सिस्टम की गूंज अब किसी संगीत की तरह लग रही थी। रिवॉर्ड्स की जो बारिश शुरू हुई उसने मेरे होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर एक के बाद एक इनाम फ्लैश होने लगे। सबसे पहले मेरे खाते में आए पूरे 2 लाख लांग कॉइन्स। उसके साथ मिले 2 जूनियर जीन पोशंस, 2 जूनियर एन्चांटेड शर्ट्स और 400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ये तो बस शुरुआत थी, असली खजाना तो अब खुलने वाला था। तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा चमका जिसने मेरी धड़कनें बढ़ा दी। एक स्पेशल रिवॉर्ड, ताइशुआन जिन नाम की एक रहस्यमयी डायमंड बॉडी तकनीक, और उसके ठीक नीचे दिखाई दी गॉड स्वॉर्ड वूफिंग। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन सिस्टम अभी रुकने वाला नहीं था। मुझे मिले 1000 गेम एक्सपीरियंस पॉइंट्स, एक एनहांस्ड जीन पोशन और सबसे चौंकाने वाला एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड 300 साल की तलवारबाजी का गहरा ज्ञान और अनुभव। इसे देखकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मैंने
मैंने मन ही मन सोचा अब हुई न कोई बात, ये रिवॉर्ड्स वाकई उस मौत के खेल के लायक हैं। लेकिन अब असली चुनौती थी इन पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करने की। मैंने सिस्टम की सेटिंग्स चेक की, जहां हिसाब बड़ा सीधा था। मैं इन पॉइंट्स से अपनी बेसिक एबिलिटीज बढ़ा सकता था या फिर अपनी तकनीक को अगले लेवल पर ले जा सकता था। 10 पॉइंट्स के बदले मुझे 1 पॉइंट पावर या स्ट्रेंथ मिल सकती थी, 5 पॉइंट्स के बदले 1 पॉइंट स्पिरिट, और अगर मैं 100 पॉइंट्स खर्च करता तो मेरी स्पीड 1 पॉइंट बढ़ जाती। मैंने अपनी नई तकनीक ताइशुआन जिन की तरफ देखा। उसे जूनियर से इंटरमीडिएट लेवल पर ले जाने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट्स की जरूरत थी। मैंने बिना एक पल गवाए अपग्रेड पर क्लिक कर दिया। मेरी एबिलिटीज में तुरंत उछाल आया, लेकिन मैं यही नहीं रुकने वाला था। मुझे और पावर चाहिए थी। मैंने और पॉइंट्स झोंकना शुरू किया। देखते ही देखते मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर 1050 से बढ़कर सीधा 1300 पर पहुंच गई। ये 250 पॉइंट्स का इजाफा मामूली नहीं था। ताइशुआन जिन अब सीनियर लेवल पर पहुंच चुकी थी। 900 गेम एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च करके जो पावर मुझे मिली थी वो वाकई कमाल थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और फुर्तीला हो चुका है। नसन्स में दौड़ती इस नई ताकत ने मुझे अगले किसी भी खतरे के लिए तैयार कर दिया था। मैंने अपनी सिस्टम स्क्रीन की तरफ देखते हुए मन ही मन हिसाब लगाया। यह सौदा वाकई बहुत शानदार था। अगर मेरे पास यह खास तकनीक न होती तो एक आम प्लेयर के तौर पर इतने गेम एक्सपीरियंस पॉइंट्स से मेरे बेसिक स्टैट्स मुश्किल से 90 पॉइंट ही बढ़ पाते। लेकिन ताइशुआन जिन की वजह से मेरी एफिशिएंसी बाकी लोगों से कम 3 गुना ज्यादा थी। मेरे चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई। दिलचस्प है, मैंने खुद से कहा, आगे चलकर मुझे ऐसे और गेम एक्सपीरियंस पॉइंट्स का जुगाड़ करना ही होगा। गेम आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका था और हम सभी बचे हुए प्लेयर्स को वेन्यू से बाहर भेजने की तैयारी हो रही थी। तभी मेरे कानों में किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। मेरे पास ही खड़ा एक प्लेयर अपनी सिस्टम स्क्रीन को घूरते हुए झुंझला रहा था। उसका इवैल्यूएशन कुछ ऐसा था: लेवल 1 चैलेंज फेल, लेवल 2 चैलेंज फेल, लेवल 3 चैलेंज फेल, और आखिर में लिखा था भाग लेने के लिए धन्यवाद। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उसे इनाम के नाम पर सिर्फ 1000 लांग कॉइन्स और 50 बेसिक स्टैट पॉइंट्स मिले थे। बस इतना सा इनाम। वो हवा में हाथ मारते हुए चिल्लाया, क्या ये लोग किसी भिखारी को भीख दे रहे हैं? मुझे उस पर थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन तभी आसपास खड़े बाकी प्लेयर्स की नजर मुझ पर पड़ गई। वे सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई चमत्कार कर दिया हो। भाई, यह पहला बंदा है जिसे मैंने गेम को इतनी बेरहमी से पार करते देखा है। एक लड़का फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में खौफ और इज्जत दोनों थी। अरे, उसने तो गेम के रूल ही बदल डाले। मैं तो उसका पूरी तरह से फैन हो गया। दूसरा प्लेयर बोला। एक लड़की तो खुशी से उछल ही पड़ी, वो कितना हैंडसम है, मुझे तो बॉस का ऑटोग्राफ चाहिए। चारों तरफ से बस यही आवाजें आ रही थीं कि अगर आज मैं न होता तो वो सब वहीं मारे जाते। लेकिन इस भीड़ में एक जोड़ी आंखें ऐसी भी थीं जो मुझे नफरत से घूर रही थीं। एक आदमी कोने में खड़ा दांत पीस रहा था। कमीना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगली बार मिला तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे सीधे इग्नोर किया। ऐसे लूजर्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले ही सेकंड एक तेज फ्लैश हुआ और उस बकवास गेम का टेलीपोर्टेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अनजान सड़क के किनारे खड़ा था। मैंने झुंझलाते हुए चारों तरफ देखा। ये घटिया सिस्टम की लोकेशन हमेशा इतनी गलत क्यों होती है? मुझे कहाँ पटक दिया इसने? मैंने आसपास का जायजा लिया। चलो, कम से कम डायरेक्शन सही था। पैदल चलने से तो बेहतर ही है, मैंने खुद को तसल्ली दी। तभी मेरे सामने से एक बस आकर रुकी। मैंने बिना ज्यादा सोचे अंदर कदम रख दिया। बस के अंदर आते ही मुझे एक अजीब सी चुभने वाली ठंड का एहसास हुआ। ये ऐसी बसें भी न हमेशा इतनी ठंडी होती हैं। मैंने मन में सोचा और एक खाली सीट देखकर बैठ गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी मेरे पीछे बैठे 2 यात्रियों की बातचीत मेरे कानों में पड़ी। एक आदमी ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा, भाई, क्या ये 13 नंबर की बस है? दूसरे ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया, हाँ, क्यों, क्या हुआ? अगले ही सेकंड उस पहले आदमी ने जो कहा उसे सुनकर मेरी रगों में खून जम गया। पर मैंने सुना था कि पिछले साल 13 नंबर बस में भयानक आग लगी थी। बस का ड्राइवर और पूरी बस का एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाया था। ये बस रूट तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। उसकी बात सुनते ही मेरी सांसें अटक गईं। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर बस के अंदर बैठे बाकी लोगों की तरफ देखा। क्या ये सच में बस नंबर 13 है? हाँ, तो क्या हुआ? भाई, न्यूज में था कि पिछले साल 13 नंबर बस में भयानक आग लगी थी और ड्राइवर समेत पूरी बस का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। ये बस तो कब की बंद हो चुकी है। मेरे पीछे बैठी उन 2 आवाजों की बातचीत सुनकर मेरे
मेरे कान खड़े हो गए। अरे क्या बात कर रहे हो सकता है ये बस सर्विस फिर से चालू कर दी गई हो, एक दूसरी आवाज ने लापरवाही से कहा। नहीं नहीं, जरा ड्राइवर की तरफ तो देखो। वो पहली आवाज अब बुरी तरह कांप रही थी। मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी निडर मुस्कान आ गई। क्या सच में? क्या मेरे सामने किसी भूतिया कहानी का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था? मुझे डरने की बजाय इसमें मजा आने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है, चलो खुद ही चेक कर लेते हैं। मैं बस यूं ही हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता था। इतने में बस के अंदर का माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। एक आदमी घबराकर अपनी सीट से खड़ा हो गया। ड्राइवर भाई, मुझे यहाँ उतरना है, बस रोको, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन बस की रफ्तार रत्ती भर भी कम नहीं हुई। ड्राइवर बिल्कुल बुत बनकर स्टीयरिंग थामे सामने देख रहा था। वो आदमी अब पैनिक करने लगा। ये कौन सी जगह है? ये तो मेरे घर का रास्ता बिल्कुल नहीं है। हम शहर से बाहर क्यों जा रहे हैं? कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं जो हमें लूटना चाहता है? तभी मुझे अपनी स्किन पर एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। बस के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा था। इतनी तेज ठंड की मेरी हड्डियां तक कांपने लगी। कोई और यात्री बड़बड़ाया, ये हो क्या रहा है? इतनी भयानक ठंड क्यों है? क्या इसका एसी खराब हो गया है? वो डरा हुआ आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो सीधा भागता हुआ ड्राइवर के केबिन के पास गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे यहीं उतरना है, गाड़ी रोक जल्दी। क्या तू बहरा हो गया है? मैंने कहा बस रोक। अगर तुझे मरना है तो पूरी बस को अपने साथ मौत के मुंह में क्यों धकेल रहा है? ड्राइवर ने पलटकर देखा तक नहीं, कोई जवाब नहीं। एक अजीब डरावना सन्नाटा छा गया। वो आदमी अब फूट फूट कर रोने जैसी हालत में आ गया था। वो पीछे मुड़ा और हतलाते हुए बोला, मैं गलत बस में चढ़ गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस पर थोड़ी तरस भी आई और मेरे दिमाग में एक प्लान भी आया। मैंने बड़े शांत और सांत्वना देने वाले अंदाज में उससे कहा, अरे दोस्त, इतना घबराओ मत, चुपचाप अपनी सीट पर जाओ और अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास बैठ जाओ। ये सुनते ही वो आदमी वहीं जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसने कोई बहुत डरावना सपना देख लिया हो। उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, दोस्त, मैं तो बस में बिल्कुल अकेला ही चढ़ा था, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, फिर मैं किसके पास बैठूं? उसका जवाब सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मेरी आंखों के सामने एक खौफनाक सच उभरने लगा। अगर ये आदमी बस में अकेला चढ़ा था और सामने सिर्फ एक ही लड़की बैठी है, और जब मैं बस में चढ़ा था तो मेरे पीछे कोई था ही नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे गले में जैसे सांस अटक गई। तो फिर वो जो दो लोग मेरे ठीक पीछे बैठकर इस बस के जलने की बातें कर रहे थे, वो कौन थे? संभल कर मैंने खुद को तुरंत अलर्ट किया। उसी पल बस का पूरा माहौल एक भयानक नर्क में बदल गया। वो परछाइयां अपना असली रूप दिखाने लगी। चारों तरफ से खौफनाक चीखती हुई आवाजें गूंजने लगी, मरो मरो, तुम सब भी हमारे साथ दफन हो जाओ, तुम नहीं बच सकते, तुम्हें भी हमारे साथ मौत के घाट उतरना होगा। वो साए अब हम पर झपटने के लिए तैयार थे। मुझे समझ आ गया था कि ये बस अब सीधे मौत की मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सबके सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। बस तेरह के उस भूतिया ड्राइवर की चीख किसी ठंडी छुरी की तरह मेरे कानों में चुभ रही थी। पूरी बस मौत के सन्नाटे में डूबी थी। लेकिन तभी मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उस भूतिया ड्राइवर की गर्दन दबोची और उसे एहसास दिलाया कि असली खौफ क्या होता, जो बस किसी भी हथियार से नहीं टूट सकती थी, जो नफरत और काली शक्तियों से बनी थी। उसे मैंने पल भर में घुटनों पर ला दिया। ड्राइवर की आवाज अब कांप रही थी। वो गिड़गिड़ाने लगा, मैं अभी पहुंचाता हूं। बड़े भाई, आप बस बैठ जाइए, मैं अभी बस मोड़ता हूं। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और अपनी घड़ी पर टैप किया। 5 मिनट, मेरी आवाज बस में गूंजी। अगर 5 मिनट के अंदर मैं बस के स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा तो याद रखना, तुम्हें दोबारा जन्म लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी रूह तक मिटा दूंगा। ड्राइवर के पसीने छूट रहे थे, जबकि वो खुद एक रूह था। उसने चिल्लाकर जवाब दिया, जी मालिक, गारंटी देता हूँ टाइम पर पहुँचा दूंगा। बस में मौजूद वो डरा हुआ यात्री फटी आंखों से मुझे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बुदबुदाया, ये बंदा आखिर है कौन? इसने तो भूतों के सरदार को ही अपना नौकर बना लिया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक 5 मिनट बाद बस एक जोरदार झटके के साथ रुकी। हम वापस उसी जगह थे जहाँ से सफर शुरू हुआ था। दरवाजा खुलते ही वो यात्री बाहर की तरफ भागा, जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। बच गया, मैं बच गया। हे भगवान, आपका शुक्रिया। मास्टर, आपकी मेहरबानी है जो आज मैं जिंदा हूँ। वो चिल्ला रहा था और जमीन चूम रहा था। जब वो यात्री थोड़ा संभला
तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि मैं अब भी अंदर ही बैठा हूँ। उसने हैरानी से पूछा, बड़े भाई आप नीचे नहीं उतर रहे क्या? मैंने आराम से अपनी सीट पर टेक लगाई और ड्राइवर की तरफ इशारा किया। क्यों उतरूं? मैंने पूरे रास्ते का टिकट लिया है और अभी मेरा घर दूर है। ये ड्राइवर मुझे घर तक छोड़कर आएगा। भूतिया ड्राइवर की तो मानो जान ही निकल गई, लेकिन मुझ पर मना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने रोते हुए स्वर में कहा, जी बिल्कुल, मैं पहुंचा दूंगा, सब छोड़ दूंगा। जब बस आखिरकार मेरे घर के पास रुकी और मैं नीचे उतरा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो ड्राइवर बस को ऐसे भगा ले गया जैसे उसके पीछे कोई शैतान पड़ा हो। उसे भागते देख मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। चलो, कम से कम आज की रात का सफर यादगार रहा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बस 13 का मिशन पूरा हुआ, 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने चैन की सांस ली। तो इसका मतलब ये है कि बाहर की इन अजीबोगरीब और डरावनी बलाओं को खत्म करने पर भी एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे लगा था कि सिर्फ सिस्टम के अंदर ही लेवल बढ़ता है। मैंने मन ही मन सोचा, खैर अगर ऐसा है तो फिर मुझे समाज सेवा के और भी काम करने चाहिए। आखिर मुझे अपना लेवल जो बढ़ाना है। मैंने अपना रिवॉर्ड चेक किया। इस बार मुझे मिली थी एक जूनियर जीन मेडिसिन और एक एन्चांटेड शर्ट। ये शर्ट कोई मामूली कपड़ा नहीं था, ये एक प्राइवेसी आर्टिफैक्ट था जो मेरी पहचान छुपा सकता था। तभी मेरे सिस्टम के इंटरफेस पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, कोई मुझसे ये सामान खरीदना चाहता था। ओ भाई, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है? ये शर्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। मैंने मैसेज पढ़कर सर झटक दिया। तभी एक और मैसेज आया, भाई मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, क्या 200 में दे दोगे? और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ्री में दे देना यार। ये दुनिया भी अजीब है, यहाँ भूतों से निपटना आसान है, लेकिन इन अजीब लोगों से डील करना उससे भी मुश्किल। मैंने रिवॉर्ड्स को ध्यान से देखा। मेरी अगली चाल क्या होगी ये अब इन चीजों पर निर्भर करता था। हद है यार, बस एक मिशन क्या पूरा किया। इंटरनेट पर तो जैसे पागलों की बाढ़ आ गई। मैं अभी अपने रिवॉर्ड्स देख ही रहा था कि मैसेज बॉक्स बजने लगा। एक नमूना तो मुझे धमकी दे रहा था, चुपचाप सामान मेरे पते पर भेज दे, वरना खुद घर आकर तुझे देख लूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, भाई जरा आईना देख ले, ये इंटरनेट के भिखारी भी ना हर जगह पहुंच जाते हैं। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए उसे ब्लॉक किया। क्या इस पूरी दुनिया में एक भी ढंग का खरीदार नहीं है? तभी मेरी स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका, जिसने लिखा था, नमस्ते, शायद मेरी कीमत दूसरों से ज्यादा ना हो, लेकिन मुझे उस एन्चांटेड शर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। मैं इसके लिए 1 लाख देने को तैयार हूँ, क्या आप मानेंगे? 1 लाख? अब आई ना लाइन पर बात। पिछले वाले नमूने तो कौड़ियों के भाव मांग रहे थे, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि कोई एक मामूली शर्ट के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये चीज किस लिए चाहिए? सामने वाले का नाम झोंग लिंग था। उसने जो बताया वो सुनकर मेरा माथा ठनक गया। उसने कहा, जब से ये डरावना गेम इस दुनिया में आया है तब से मुझे वो सब दिखने लगा है जो आम लोगों को नहीं दिखता। अगर उन शैतानों को पता चल गया कि मैं उन्हें देख सकती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि मामला कितना गंभीर है। वो बेचारी एक ऐसी मुसीबत में फंसी थी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। वो बता रही थी कि कैसे सड़कों पर घूमते हुए उसे डरावनी आत्माएं घेर लेती हैं। एक छोटी सी दिखने वाली बच्ची उसके पास आकर अजीब तरह से हंसती है, ही क्या तुम मुझे देख सकती हो? तुम देख रही हो ना? इतना ही नहीं, सड़कों पर भीख मांगते वो बूढ़े भिखारी जो असल में इंसान नहीं बल्कि भटकती रूहें हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओ प्यारी बच्ची, थोड़ा सा कुछ दे दे, तुम मुझे देख पा रही है ना? देख रही है तो कुछ दे भी दे। उस पल झोंग लिंग की हालत क्या होती होगी मैं समझ सकता था। उसे अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बस ये दोहराना पड़ता था, मैं कुछ नहीं देख रही, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, चले जाओ यहाँ से। अगर उसने एक पल के लिए भी उनकी आंखों में देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। तभी मुझे समझ आया कि उसे वो एन्चांटेड शर्ट क्यों चाहिए। वो शर्ट पहनने वाले के डर को कम कर देती है और उसकी मौजूदगी को छुपा लेती। झोंग लिंग के लिए वो महज एक कपड़ा नहीं, उसकी जान बचाने वाली ढाल थी। सिस्टम की डिटेल्स चेक करते ही मुझे असलियत पता चली। झोंग लिंग की बॉडी का टाइप स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी वाला था। ऐसी लड़कियां अनजाने में ही आसपास की बुरी और भटकती आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेती हैं। वो उनके लिए एक चुंबक की तरह थी। मामला अब सिर्फ पैसों का नहीं था, किसी की जान का था। अब मुझे फैसला करना था कि इस डील को आगे कैसे बढ़ाना है। जैसे ही मुझे झोंग लिंग की खासियत समझ आई, मेरे दिमाग की बत्तियां जल उठी। उसे फॉलो करने का मतलब था एक चलते फिरते हाई फ्रीक्वेंसी घोस्ट टारगेट पर निशाना लगाना। आसान शब्दों में कहूँ तो वो मेरे लिए एक ऐसा खजाना थी जहाँ से मुझे बार बार नए एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल सकते थे। ये सोचते ही मेरे मुंह से अचानक
निकल गया। क्या ये अजीबोगरीब चीजें तुम्हारे आसपास अक्सर आती रहती हैं? अरे ये तो बहुत बढ़िया है। मैसेज के उस पार झोंग लिंग बुरी तरह चकरा गई। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या इसमें बढ़िया क्या है? मुझे तुरंत अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे मेरा मतलब था कि तुम्हारा ये तजुर्बा कितना भयानक है। बहुत बुरा लगा सुनकर। उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना और मैसेज किया, इसीलिए मुझे सच में उस शर्ट की बहुत जरूरत है। मैंने बड़ी मुश्किल से 1 लाख जोड़े हैं। मिस्टर लिन, क्या इतने में बात बन सकती है? 1 लाख? सच कहूँ तो ये जादुई शर्ट मेरे किसी काम की नहीं थी। अगर मैं इसे घर में रखता तो शायद मेरी माँ इसे कबाड़ समझकर बाहर फेंक देती। लेकिन ये लड़की सच में बहुत बड़ी मुसीबत में थी। तभी मेरे दिमाग में एक शानदार प्लान आया। एक काम करते हैं, मैंने उसे रिप्लाई किया, तरीका थोड़ा बदलते हैं। जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखे तुम मुझे तुरंत बताओगी। तुम्हारी एक जानकारी की कीमत 10,000 होगी। 10 ऐसे भूतों का पता बताओ और ये शर्ट तुम्हारी, एकदम फ्री। 10। लेकिन वो थोड़ा घबराई पर आखिरकार उसने मेरा ऑफर मान लिया। कुछ ही देर बाद हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। वो बेचारी डरी समी सी लग रही थी। मिस्टर लिन, आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना? आज मेरी तरफ से ट्रीट है, आपका जो मन करे बेझिझक ऑर्डर कीजिए, उसने धीमे से कहा। मैंने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, जाहिर सी बात है बिल तुम ही भरोगी, इसमें सोचना क्या है। तभी वेटर हमारी टेबल पर आया। सर, आपका सारा खाना आ गया है, आराम से खाइए। शुक्रिया, हमने एक साथ कहा। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाने की तरफ देखा। चलो टूट पड़ते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे हाथ बीच में ही रुक गए। उस पल मेरी सांसें जैसे सीने में ही अटक गईं। मेरी नजरों के ठीक सामने रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक बेहद खौफनाक और घिनौनी चीज खड़ी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि ना चाहते हुए भी मेरी नजरें उस पर टिक गईं। उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये सब कैसे दिख रहा है? मैंने तो कोई पावर इस्तेमाल नहीं की। सिस्टम, मैंने अपने दिमाग में तुरंत सवाल दागा, मुझे ये कैसे दिखाई दे रहा है? सिस्टम की ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, इस लड़की का शरीर एक स्ट्रांग इन्फेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन वाला है। इसके आसपास रहने पर आप भी उन आत्माओं को महसूस और देख सकते हैं जिन्हें ये दिखती है। और सबसे बड़ी बात, इन आत्माओं को मारने पर आपको एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। मेरे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। समझ गया, मतलब अगर हम दोनों टीम बनाकर इन भूतों का शिकार करें तो मुझे डबल फायदा मिलेगा। एक चलता फिरता घोस्ट रडार और उस पर एक्स्ट्रा बोनस। मैंने उस खौफनाक भूत से नजरें हटाकर सामने बैठी झोंगलिंग को देखा, जो कुर्सी से चिपकी हुई बुरी तरह कांप रही थी। तो मैंने धीरे से कहा, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में रोजाना इसी लेवल के सरप्राइज देखती हो? उसने अपनी डबरबाई आंखों से मेरी तरफ देखा और लगभग रोते हुए बोली, लिन, अब आपको मेरी जान बचानी ही होगी। एक जोरदार वार और सब खत्म। उस झान यू नाम के साये को मैंने पल भर में ठिकाने लगा दिया। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजी। 10,000 लॉन्ग सिक्के और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इनाम मिला है। मेरी आंखों में चमक आ गई। पिछले मिशन में मैंने पूरी की पूरी बस जला दी थी, तब जाकर कहीं 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे और यहाँ सिर्फ एक भूत को मारने पर उतना ही रिवॉर्ड मिल गया। मैंने सामने बैठी झोंग लिंग की तरफ देखा, जो अब भी कांप रही थी। ये लड़की तो वाकई मेरे लिए एक चलता फिरता खजाना है। मैंने अपना चॉपस्टिक नीचे रखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, हिसाब बराबर। अब तुम्हें बस 9 और भूतों का पता बताना है, फिर ये शर्ट तुम्हारी। झोंग लिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी घबराहट पूरी तरह कम नहीं हुई थी। मिस्टर लिन, आप वाकई बहुत ताकतवर हैं। मुझे यकीन है अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। खाना खत्म करने के बाद उसने मुझसे एक और रिक्वेस्ट की। उसे डर लग रहा था, इसलिए मैं उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वो 4थी मंजिल पर रहती थी। जैसे ही हम बिल्डिंग के अंदर पहुँचे, वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगी। अरे, लिफ्ट से नहीं चलना क्या? मैंने उसे टोकते हुए पूछा। नहीं मिस्टर लिन, क्यों ना हम सीढ़ियों से चलें, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने उसकी आंखों में साफ देखा, वो वर्कआउट के लिए नहीं बल्कि डर के मारे सीढ़ियां चढ़ना चाहती थी। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे लिफ्ट के पास कोई अजीब हलचल महसूस नहीं हुई। चलो भी, लिफ्ट से जल्दी पहुंचेंगे, बेवजह थकने का क्या फायदा। और जब तक मैं साथ हूँ, डर कैसा? मैंने उसे मनाया और हम लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, झोंग लिंग की हालत बिगड़ने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। क्या बात है, इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या इस लिफ्ट में कुछ हुआ था? मैंने जिज्ञासा से पूछा। उसने धीमी कांपती आवाज में बताया, मिस्टर लिंग, यहाँ 2 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद से इस बिल्डिंग का कोई भी निवासी इस लिफ्ट में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। गायब हो गए थे? तब तो और भी बढ़िया है, मैंने उत्साह में कहा। चलो देखते हैं कि यहाँ कौन सा शिकारी बैठा है। शुरुआत में मुझे कुछ अजीब नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट
ऊपर बढ़ने लगी। सन्नाटा गहरा होता गया। अचानक मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। क्या तुम मुझे देख सकते हो? एक सेकंड, फिर वही आवाज, क्या तुम मुझे देख सकते हो? देख सकते हो? आवाज हर तरफ से आ रही थी, जैसे लिफ्ट की दीवारों के पीछे से कोई झांक रहा हो। झोंगलिंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मुझे एहसास हुआ कि ये बेचारी हर रोज इसी तरह के टॉर्चर से गुजरती है। ये भूत उसे इसी तरह तंग करते हैं। तभी लिफ्ट के कोने में एक साया उभरने लगा। वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। उसे लगा होगा कि मैं भी आम लोगों की तरह डरूंगा, लेकिन उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। तो वो साया बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। तुम भी मुझे देख सकते हो? हाँ, मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। बिल्कुल देख सकता हूँ। उसने एक डरावनी मुस्कान दी, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने अपनी जादुई तलवार बाहर निकाल ली। उसकी चमक से पूरी लिफ्ट रोशन हो गई। अब तुम बताओ, मैंने तलवार उसकी गर्दन के पास ले जाते हुए कहा। क्या तुम इस तलवार को देख सकते हो? वो साया ठिठक गया। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी दिखी। उसे शायद लगा था कि कोई भी इंसानी चीज एक रूहानी जिस्म को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो बुदबुदाया, एक मामूली तलवार मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है? उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये मामूली तलवार क्या कर सकती है। अब खेल शुरू होने वाला था। लिफ्ट के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। मैंने अपनी तलवार उस साये की गर्दन पर टिका दी और ठंडी आवाज में कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें ये तलवार दिख रही है? सच बोलना। अगर तुमने कहा हाँ, तो मैं तुम्हें इसी वक्त काट दूंगा, और अगर तुमने कहा नहीं, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो साया बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि झूठ बोलकर वो बच जाएगा। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं नहीं देख सकता। मैं धीरे से मुस्कुराया। मेरी मुस्कान में मौत छिपी थी। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी तलवार की बात कर रहा हूँ? और अगर तुम अंधे हो, तो मेरे सवाल का जवाब कैसे दे रहे हो? वो भूत सन्न रह गया। उसकी समझ में आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने झुंझलाकर चीखते हुए कहा, तुम तो हम भूतों से भी ज्यादा बेरहम और घटिया इंसान हो। तुम तो मेरी जान लेकर ही मानोगे। बिल्कुल सही पहचाना, मैंने कहा, और अगले ही पल अपनी तलवार एक झटके में घुमा दी। एक चीख गूंजी और वो साया हवा में विलीन हो गया। सिस्टम की आवाज फिर से दिमाग में चमकी। इन्फिनिट पैलेस ने एक और भूत को खत्म किया। 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब था। बस थोड़े और पॉइंट्स और मेरी ताइशुआन जिंग तकनीक अगले लेवल पर पहुंच जाएगी। मैंने अपनी तलवार वापस रखी और झोंगलिंग की तरफ देखा। लिफ्ट रुक चुकी थी। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। जैसे ही हम चौथी मंजिल पर पहुँचे और उसके घर की तरफ बढ़े, झोंगलिंग ने हिचकिचाते हुए एक और बात बताई। मिस्टर लिन, आज सुबह जब मैं बाथरूम में थी, तो मैंने वहाँ किसी को कोने में दुबक कर बैठे देखा था। मैं इतनी डर गई थी कि अपने कपड़े तक नहीं समेट पाई और बस घर से भाग निकली। मेरी लॉन्ड्री की टोकरी और बाकी सामान वहीं बाथरूम में पड़ा है। उसकी आवाज में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसने दरवाजा खोला और मुझसे गुजारिश की, आप प्लीज एक मिनट बाहर रुकेंगे? मैं बस अंदर का सामान समेट कर आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बिखरी हुई चीजें देखें। मैंने कंधा उचकाया और दरवाजे पर ही रुक गया। ठीक है, जल्दी करो। झोंगलिंग तेजी से अंदर गई। उसे लग रहा था कि शायद वो बाथरूम वाला मेहमान चला गया होगा, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम की तरफ बढ़ी, उसे फिर से वही डरावना एहसास हुआ। उसकी लॉन्ड्री बास्केट के पीछे वही साया दुबका हुआ था। वो छोटी बच्ची उस साये की सिसकारी गूंजी, क्या तुम मुझे देख सकती हो? बाथरूम के बाहर खड़े खड़े मुझे अंदर से उस भूत की आवाज सुनाई दी। झोंगलिंग एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन अब उसके साथ मैं था। उसे पता था कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ। उसने पलटकर उस भूत को एक अजीब सी चुनौती भरी मुस्कान दी और बोली, गेस करो, क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? इससे पहले कि वो साया झोंगलिंग को डरा पाता, मैं तेजी से अंदर घुसा। भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस सूट वाले भूत को सीधा उसकी गर्दन से दबोच लिया। मैंने उसे हवा में उठाया और एक खौफनाक मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या तुम मुझे देख सकते हो? जवाब क्यों नहीं देते? वो भूत बुरी तरह छटपटाने लगा। जो कुछ देर पहले एक अकेली लड़की को डराकर मजे ले रहा था, वो अब मेरे हाथों में मौत की भीख मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, कोई मुझे बचाओ, वो गिड़गिड़ा रहा था। जब एक कमजोर लड़की को डरा रहे थे, तब नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। मैंने बिना कोई रहम खाए एक जोरदार झटके में उसका वजूद मिटा दिया। दिमाग में तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी, सूट वाले भूत को मारा गया। 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। मैं मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरी नजर बेडरूम की तरफ गई।
गई। मेरे दिमाग का पारा तुरंत चढ़ गया। वहाँ एक और भूत था, और वो भी बिना किसी इजाजत के एक लड़की के बिस्तर में उसके कंबल के अंदर घुसा बैठा था। लड़कियों के बिस्तर में घुसने का बहुत शौक है ना तुझे? तमीज नाम की चीज नहीं है। मैंने उसे भी बाहर खींचा और पलक झपकते ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सिस्टम ने फिर कंफर्म किया, हवस के मारे भूत को मारा गया। 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। मैंने अपने हाथ झाड़े और दरवाजे पर खड़ी झोंग लिंग की तरफ देखा, जो अभी भी सदमे में थी। चलो ये दोनों तो निपट गए, क्या घर में और भी कहीं छिपे हैं? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा। उसने धीरे से नामे सिर हिलाया। मेरे मुंह से एक गहरी आह निकल गई। सच में? क्या यार, कितनी निराशा की बात है। मुझे लगा था तुम्हारा पूरा घर इन भूतों से खचाखच भरा होगा। मेरी अजीबोगरीब बात सुनकर झोंग लिंग की घबराहट एक झिझक भरी हंसी में बदल गई। हाँ, सही कह रहे हैं। मैंने अपने बैग से वो एन्चांटेड शर्ट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो, आज तुम्हारी वजह से मुझे 4 भूतों का शिकार करने का मौका मिला। इसे मेरी तरफ से एडवांस पेमेंट समझ लो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सच में? आप इसके लिए मुझसे पैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने अपना फोन निकालते हुए कहा। बस मेरा नंबर सेव कर लो और आगे से जब भी कोई भूत दिखे कभी भी तुरंत मुझे कॉल करना। ठीक है। उसने राहत की सांस लेते हुए शर्ट थाम ली। चलो आज के लिए इतना काफी है, मैं अब निकलता हूँ, मैंने पलटते हुए कहा। अरे एक मिनट, पीछे से उसकी हड़बड़ाई हुई आवाज आई। अब क्या हुआ? मैंने मुड़कर देखा। लिन भाई, क्या आप आज रात रुककर मेरे साथ डिनर नहीं करेंगे? मैं अभी जाकर कुछ सब्जियां ले आती हूँ। उसकी आंखों में अभी भी हल्का सा डर और ढेर सारा एहसान झलक रहा था। मैंने अपना हाथ हिलाते हुए बात टाल दी, आज रहने दो, फिर कभी देखते हैं। उसकी बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली और सिस्टम का इंटरफेस खोला। मेरे पास अब कुल 1100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो चुके थे। दिमाग में तुरंत एक ही फैसला आया, सिस्टम मेरी ताइशुआन जिन तकनीक को अपग्रेड करो। अगले ही सेकंड मेरे पूरे शरीर में एक खौफनाक और गर्म ऊर्जा की लहर दौड़ गई। सिस्टम का अलर्ट मेरी आंखों के सामने चमका। ताइशुआन जिन तकनीक ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन 1300, स्ट्रेंथ 1300। मैंने अपनी मुट्ठी भींची तो मुझे अपनी नसों में दौड़ती बेतहाशा पावर महसूस हुई। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मेरी ताकत और क्षमता एक ही झटके में लगभग 30% बढ़ चुकी थी। मुझे तभी एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। उतने ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च करने पर मेरे स्टैट्स बाकी नॉर्मल प्लेयर्स के मुकाबले करीब 3 गुना तेजी से बढ़ रहे थे। ये ताइशुआन जिंग तकनीक वाकई कमाल की है। मेरी रग रग में ताकत दौड़ रही है। लेकिन जब मैंने अगले लेवल पर नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। अगले स्टेज के लिए पूरे 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए थे। एक मामूली भूत को ठिकाने लगाने पर सिर्फ 100 पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब मुझे कम से कम 30 भूतों का शिकार करना होगा। मैंने एक लंबी आह भरी और मन ही मन सोचा, काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ भूतों का मेला लगा हो। पर कहते हैं ना, कुछ चीजें मांगने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अभी मेरी एक ख्वाहिश मेरे दिमाग में घूम ही रही थी कि अचानक नजारा बदल गया। पलक झपकते ही मैं अपनी जगह से गायब हो गया। जब आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर नहीं था। ठंडी हवा, अजीब सी सिहरन और एक डरावना सन्नाटा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरे सामने एक अजीब सा हॉल था। ये क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? या शायद ऑफिस में देर रात तक काम करने की वजह से मुझे मतिभ्रम हो रहा है? तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, जिसने मेरा खून सुखा दिया। शांति, मौत के परीक्षा हॉल में तुम्हारा स्वागत है। मैं चौंक गया। ये कोई सपना नहीं था, ये गेम खुद चलकर मेरे पास आया था। उस आवाज ने आगे जो कहा वो और भी भयानक था। इस परीक्षा का कुल स्कोर 100 है और पास होने के लिए कम से कम 90 नंबर चाहिए। 90 यानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। आवाज ने साफ कर दिया कि जो पास होगा वो यहाँ से जिंदा जाएगा और जो फेल हुआ उसे वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाएगा। हॉल में मौजूद दूसरे लोग भी मेरी तरह ही दहशत में थे। कोई रो रहा था तो कोई चिल्ला रहा था। 90 नंबर? ये क्या मजाक है? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी 80 से ऊपर नहीं लाया। एक आदमी सर पकड़कर रोने लगा। लेकिन सिस्टम को किसी के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। आवाज फिर गूंजी, परीक्षा का समय 20 मिनट है। अपनी अपनी सीट चुनने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। जो समय पर नहीं बैठा उसे धोखेबाज माना जाएगा और तुरंत मार दिया जाएगा। 10, 9, 8। उसी पल पूरे हॉल में हाहाकार मच गया। हर कोई पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए कुर्सियों की तरफ भागा। हटो, ये मेरी जगह है, मुझे जाने दो। धक्का मुक्की और चीख पुकार शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को कोहनियां मार रहे थे, कपड़ों से खींच रहे थे। एक तगड़ा सा आदमी दूसरों को धक्का देकर बोला, सामने से हट जाओ, अगर कोई बीच में आया तो उसे यहीं पटक कर मार दूंगा। एक लड़का चिल्लाया, अरे तुम मेरा पैर कुचल रहे हो। दूसरा उसे गाली देते हुए बोला, भाड़ में जाए तुम्हारा पैर, पहले
पहले मुझे बैठने दे। मैंने गौर किया कि यहाँ जितने लोग थे उतनी कुर्सियाँ नहीं थीं। ये जानबूझकर किया गया था ताकि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। वक्त तेजी से भाग रहा था। जैसे ही गिनती खत्म हुई, माहौल में एक अजीब सी भारी चुप्पी छा गई। कई लोग अब भी खड़े थे, उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी। उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। हॉल में चीख पुकार मची हुई थी। लोग पागलों की तरह कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन तभी एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी और सन्नाटा छा गया। तुम लोगों ने ये जानबूझकर किया है, एक आदमी चिल्लाया। ये कोई परीक्षा नहीं है, ये तो कत्लेआम है। पर उसकी आवाज पूरी होने से पहले ही एक खौफनाक आवाज ने उसे काट दिया। प्रक्रिया में बाधा डालने वाले को मौत मिलेगी, सवाल पर शक करने वाले को मौत मिलेगी। यही इस हॉल का अटल कानून है। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने उस आदमी का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी हॉल के सामने मौजूद स्क्रीन पर पहला सवाल उभरा। सवाल पढ़ते ही मेरा दिमाग चकरा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार नुआ देवी ने आकाश की मरम्मत के लिए कुल कितने 5 रंगों वाले पत्थर बनाए थे। ये क्या मजाक है? ये कोई परीक्षा है या कोई मजाक? भीड़ में से किसी ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या घटिया सवाल है। ये लोग जानबूझकर हमें फंसा रहे हैं। ऐसे सवाल का जवाब तो भगवान भी नहीं दे सकते। तभी एक आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ। वह काफी अमीर लग रहा था। उसने एक कार्ड निकाला और थरथराते हाथों से एग्जामिनर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पास बहुत पैसा है। इस कार्ड में जितना पैसा है सब तुम्हारा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। एग्जामिनर की ठंडी और बेजान आवाज गूंजी, परीक्षक को रिश्वत देना और बिना अनुमति के अपनी सीट छोड़ना, तुम एलिमिनेट किए जाते हो। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, चूंकि आधे से ज्यादा परीक्षार्थियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए परीक्षा का समय घटाकर अब सिर्फ 10 मिनट कर दिया गया है। हॉल में भगदड़ जैसी स्थिति थी, लेकिन डर के मारे कोई हिल नहीं रहा था। सब पसीने से तरबतर थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे। पर मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे एग्जामिनर की ओर बढ़ने लगा। तब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने मौत को दावत दे दी हो। मैं अपना पेपर जमा करना चाहता हूँ, मैंने शांत आवाज में कहा। एग्जामिनर की लाल आंखें मुझ पर टिक गई। अभी तो परीक्षा शुरू ही हुई है और तुमने एक भी सवाल का जवाब लिखा। क्या तुम हमारी शक्ति को चुनौती दे रहे हो? मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और ऊंची आवाज में बोला, चुनौती? मेरा मतलब बस इतना है कि ऐसे घटिया और फालतू सवालों को क्या तुम परीक्षा कहते हो? ये मजाक बंद करो। पूरा हॉल सन्न रह गया। पीछे खड़े लोग बुदबुदाने लगे, ये लड़का पागल हो गया है, ये अब पक्का मारा जाएगा। खत्म, हम सब खत्म हो गए। अब पक्का हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचेंगे। मेरे पीछे से किसी की घबराई हुई आवाज आई। एक और आदमी फुसफुसाते हुए बोला, ये बेवकूफ खुद तो मरेगा ही, हमें भी साथ ले डूबेगा। पूरे हॉल में दहशत थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। तभी उस एग्जामिनर की खौफनाक और भारी आवाज गूंजी, मौत को दावत दे रहा है तू, अपनी औकात भूल गया कीड़े। अब देख नियम तोड़ने का क्या अंजाम होता है। अगले ही पल वो अपनी पूरी राक्षसी ताकत के साथ मुझ पर झपटा। मैं उस एग्जामिनर के ठीक पीछे खड़ा था। मैंने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या पलट पाता, मैंने मुस्कुरा हुए कहा, शुरुआत तुमने की थी, अब मेरी बारी है। बाकी एग्जामिनर्स बौखला गए। तेरी इतनी हिम्मत, एक परीक्षक पर हमला, इसे पकड़ो और मार डालो। पीछे खड़ी भीड़ के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। ये आदमी आखिर है कौन? मैंने अपनी पूरी 1300 स्ट्रेंथ वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार लात उस एग्जामिनर के चेहरे पर जड़ दी। वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैंने अपने कंधे उचकाते हुए तंज कसा, माफ करना, अभी मैंने अपना पैर चलाया था। शायद इसे हाथ उठाना या हमला करना तो नहीं कहते, है ना? बाकी एग्जामिनर्स गुस्से से पागल हो रहे थे। तूने नियम तोड़ा है, एग्जामिनर पर हमला किया है, एलिमिनेट, तुझे अभी के अभी एलिमिनेट किया जाता है, अब तू नहीं बचेगा। उन्होंने अपनी सारी खौफनाक ताकत मुझ पर झोंक दी। वो मुझे एलिमिनेट करने वाले थे, लेकिन मुझ पर तो खरोंच तक नहीं आई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इतनी भयानक ताकत कैसे आ गई? ये बिल्कुल असंभव है। मैंने अपने कपड़े झाड़े और एकदम शांत लेकिन खतरनाक आवाज में ऐलान किया, तो सुनो, अब से इस परीक्षा का इन्विजिलेटर मैं हूँ। सवाल मैं पूछूंगा और तुम 6 लोग जवाब दोगे। फुल मार्क्स 100 हैं और पासिंग मार्क्स भी 100 ही हैं। जो फेल हुआ उसे यहीं के यहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैंने अपनी पैनी नजरें उन 6 खौफजदा चेहरों पर घुमाई। अब बताओ, किसी को कोई एतराज है? उनमें से एक एग्जामिनर अभी भी अपनी अकड़ में था। कचरा कहीं का, तू यहाँ क्या बकवास कर रहा है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी ताकत ने हवा को चीर दिया। मैंने अभी क्या देखा?
पीछे खड़ा एक लड़का बुरी तरह हकलाया। इस आदमी ने सच में उसका हाथ काट डाला। हॉल में उस एग्जामिनर की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। मेरा हाथ, मेरा हाथ। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए सख्ती से कहा, तमीज से पेश आओ। अब से अगर किसी ने शोर मचाया तो वो सीधा एलिमिनेट होगा। मैंने अपनी उंगलियों से 1-2 गिना और अपना पहला सवाल उन पर दाग दिया। पहला सवाल, शाओ मिंग ने 5 सेब खाए, उसके पापा ने 8 सेब खाए, तो बताओ दादाजी की उम्र क्या है? पीछे खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। मुझे यकीन है उनके दिमाग में यही चल रहा होगा, अरे बाप रे, इसके सवाल तो इन भूतों से भी ज्यादा बेतुके और खतरनाक हैं। मैंने ठंडी नजर से उन एग्जामिनर्स को देखा और कहा, सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। टाइम खत्म होने पर जवाब नहीं मिला तो सीधा एलिमिनेट। 10। वो कटा हुआ एग्जामिनर दर्द और घबराहट से कांपते हुए बोला, तूने क्या कहा?